जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और नयन आईएएस यूट्यूब चैनल समर्पित है आपकी तैयारी के लिए, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन चैनल। एक बार ज़रूर आप देखें प्लेलिस्ट को और देखें कि किस तरह जो है हमारी टीम मेहनत कर रही है आपकी सफलता के लिए। हम चाहते हैं दोस्तों कि आपकी एक सीट जो है आने वाली परीक्षा में सुनिश्चित हो, और इसीलिए हमारा प्रयास है कि आपको एकदम सटीक और जो है सारगर्भित तैयारी करवाएं और फालतू की चीज़ों से जो है हम आपको दूर रखें। वही पढ़ाएं जो परीक्षा में पूछा जाता है, और वही चीज़ें आपसे डिस्कस करें जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना है, कंपटीशन की पढ़ाई से कोई लेना देना है। टू द पॉइंट चीज़ें बताएं, समय नष्ट न करें आपका। तो दोस्तों, मैं आपको आज मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में लेके चलता हूँ। खिलाफत आंदोलन पिछली क्लास में हुआ था दोस्तों। खिलाफत आंदोलन हमने लगभग खत्म कर लिया था, कुछ बातें उसमें थी शामिल थी जो बची रह गई थी। तो आज हम जो पढ़ेंगे हिस्ट्री की क्लास में दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है खिलाफत आंदोलन से संबंधित कुछ बातें, असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ बातें। बहुत महत्वपूर्ण है असहयोग आंदोलन दोस्तों, आपको पता है, और इसको हम आज जो है देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। खिलाफत आंदोलन में दोस्तों हमने देखा कि किस तरह जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो सिनेरियो था, तो उसमें जो है तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, जबकि उन्होंने भारतीय मुसलमानों से वादा किया था कि वो जो है तुर्की साम्राज्य का विघटन नहीं होने देंगे। तो खलीफा को बचाए रखने के लिए और ऑटोमन साम्राज्य को बचाए रखने के लिए भारतीय मुसलमानों ने, जो कि खलीफा को क्या मानते थे, इस्लामी जगत का सबसे बड़ा गुरु मानते थे, गुरु कह लीजिए कि खलीफा मानते थे, सबसे बड़ा जो है संरक्षक मानते थे। तो उसी के जो है समर्थन में आंदोलन करना शुरू किया। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि जो है जब ये विभाजन हो गया, आंदोलन हुआ, तो खिलाफत आंदोलन में सबसे ज्यादा क्रांति कब आई? खिलाफत आंदोलन में उफान कब आया? उफान ये आया कि जो है जब वादा खिलाफी हो गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो जो है मुसलमानों ने विरोध करना शुरू कर दिया, और इसी समय जो है गांधी जी खिलाफत आंदोलन में शामिल हो गए। और जब गांधी जी शामिल हो गए तब जो है अभूतपूर्व तेजी पकड़ी जो है इस आंदोलन ने। ठीक है, और गांधी जी ने भी इस आंदोलन को बहुत सही मौका समझा हिंदू मुसलमान एकता का। ठीक है, उन्होंने अपनी इस रणनीति का इस्तेमाल किया। तो गांधी जी के सम्मिलित होने से क्या हुआ दोस्तों, आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। गांधी जी के सम्मिलित होने से जोर पकड़ा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन वास्तविक रूप में जो है तब जो है और ताकतवर हो जाता है जब गांधी जी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अब देखिए आगे की जो बात है वो क्या है। अब जो है खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। अब जो है देखिए इसकी अध्यक्षता दी जाती है दिल्ली में दोस्तों 23 नवंबर 1919। 23 नवंबर 1919 की बात है। 23 नवंबर 1919 को क्या होता है, खिलाफत कमेटी का सम्मेलन होता है। खिलाफत कमेटी का क्या होता है, सम्मेलन होता है। खिलाफत कमेटी का जो सम्मेलन होता है, इसकी अध्यक्षता किसको दी जाती है, गांधी जी को दी जाती है। अध्यक्षता किसको दी जाती है, सौंपी जाती है, ये सौंपी जाती है गांधी जी को। ठीक है, इसका मतलब ये ऑफिशियली इस आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है। उसके बाद अब देखिए दिसंबर 1919 में जो है अमृतसर में, ध्यान दीजिए इसी समय दिसंबर 1919, इस समय क्या होता है दोस्तों, अमृतसर में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अखिल भारतीय कांग्रेस का क्या होता है, अधिवेशन होता है। ठीक है, यही 1919 में ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है,
अधिवेशन होता है। अब इस अधिवेशन से क्या होता है, इस अधिवेशन से भी खिलाफत आंदोलन को क्या मिलता है, बल मिला। ठीक है, इससे क्या मिलती है, ताकत मिलती है। इस अधिवेशन से, कांग्रेस के इस अधिवेशन से बल मिलता है खिलाफत आंदोलन को। ठीक है, अब गांधी जी ने इस मौके को बहुत अच्छे से समझा कि हिंदू मुस्लिम एकता का यह बहुत सुनहरा मौका हो सकता है कि हम खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों की, भारतीय मुसलमानों की भावना का आदर करें और उनकी मांगों को हम जो है, उनकी मांगों को समर्थित करें और उसके साथ आगे बढ़ें। ठीक है, तो वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कहीं न कहीं इन्होंने बहुत सही रणनीति अपनाई। ठीक है, चलिए अब देखिए इन्होंने क्या किया, इसीलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। तो अगर ऐसा सवाल पूछे कि गांधी जी के इस आंदोलन के समर्थन करने के पीछे जो मूल कारण था वो क्या था, तो आप क्या बताएंगे कि गांधी जी इस स्वर्णिम मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखते थे और वास्तव में ऐसा मौका दोबारा कभी न मिलता। जैसे आप अपने किसी मित्र की जब जरूरत में मदद करते हैं या उसके साथ खड़े होते हैं तो वो जो उसके अंदर उसकी भावना पैदा होगी कृतज्ञता की, वो आपके हमेशा जो है साथ खड़ा होगा। तो एक मौका था कि उनके व्यक्तिगत मुद्दे में, उनका व्यक्तिगत मुद्दा था, धार्मिक मुद्दा था, वहाँ अगर गांधी जी ने सोचा कि हम भारतीय मिलके इसका, जो भी गैर मुस्लिम्स भी हैं वो मिलके इसका समर्थन करते हैं, तो ये संदेश जाएगा कि हिंदू मुस्लिम एक है और इस चीज से आंदोलन को, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को बल मिलेगा। ठीक है, ये मौलिक बात थी। ठीक है, तो चलिए ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। ठीक है, अब खिलाफत आंदोलन के दौरान पदवी त्यागने की बात होती है, ये सवाल पूछा जाता है। तो हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान ने कौन सी पदवी लौटाई थी, हाजिक उल मुल्क, हाजिक उल मुल्क की पदवी लौटा दी थी। कैसर हिंद आपको पता है दोस्तों, कैसर हिंद की पदवी लौटाई गई, नाइटहुड पता है। ठीक है, ये चीजें सीधे परीक्षा में पूछी गई हैं, इसलिए इनको जरूर हाईलाइट करें। तो हाजिक उल मुल्क की पदवी लौटाई किसने, हकीम अजमल खान ने। किस आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में। ठीक है, क्लियर हुआ। इनको 1908 में ये पदवी दी गई थी। 1908 में किसने दी थी, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने दी थी। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो है खिलाफत आंदोलन को देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के क्या थे, वो विरोधी थे। मोहम्मद अली जिन्ना का भी मत मैटर करता है क्योंकि मुसलमानों के वो बहुत बड़े नेता थे। वो जो है नहीं चाहते थे, गांधी जी का ये सपना था कि अगर हम खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे तो जो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, इनमें हमको उनका समर्थन मिलेगा। ठीक है, लेकिन जिन्ना यही ये चाहते थे कि इस आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से अलग रखा जाए। ये केवल उनका व्यक्तिगत धार्मिक मुद्दा बना थे। ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि जिन्ना का मत क्या था, तो जिन्ना का मत यही था कि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के पक्षधर नहीं थे खिलाफत आंदोलन को। क्लियर हुआ। चलिए ये सब पॉइंट्स में पूछा जा सकता है। चलिए ये हो गया दोस्तों। उन्होंने ये कहा भी था, गांधी जी से उन्होंने कहा भी था कि राजनीति में धर्म को मत शामिल करिए, जबकि गांधी जी मानते थे कि राजनीति में धर्म को शामिल करने से राजनीति का स्तर ऊंचा उठेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो है गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे खिलाफत आंदोलन में। गांधी जी के प्रमुख सहयोगी, गांधी जी के प्रमुख सहयोगी खिलाफत आंदोलन में कौन थे, आइए देखते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिए, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली पहला,
दूसरा शौकत अली, शौकत अली। अली बंधुओं ने जो है मिलके खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था, ये पहले ही हो चुका है। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। इसके बाद हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। ठीक है, ये लोग कौन थे? ये लोग खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया? गांधी जी का सहयोग किया। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, इन दोनों अली बंधुओं ने, ये जो अली बंधु हैं दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया। ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इन्होंने ही नींव रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गांधी जी के प्रमुख सहयोगी हो गया। अब देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे कि सितंबर 1920 में, सितंबर 1920, सितंबर 1920 में क्या होता है? कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसके बाद इसमें प्रमुख मुद्दा क्या होता है? सितंबर 1920 में जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो इसमें प्रमुख मुद्दा क्या रहता है? प्रमुख मुद्दा दोस्तों दो था, ध्यान दीजिएगा। एक था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक मुद्दा था, और दूसरा मुद्दा जो था वो था दोस्तों खिलाफत आंदोलन। ये पृष्ठभूमि याद करिए दोस्तों, इतिहास को समझना है तो किस क्रम से क्यों कैसे चीजें घटित हो रही हैं और उसके आसपास क्या हो रहा है। खिलाफत आंदोलन की बैकग्राउंड आपने देखी, तुर्की में खलीफा पद पे संकट, विश्व युद्ध में जो है ये वादा किया था ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों के साथ कि हम तुर्की का विघटन नहीं होने देंगे, वो वादा खिलाफी करते हैं। अली बंधु मिल के जो है इसको क्या करते हैं? शुरू करते हैं। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के एक मौके के तौर पर इस चीज को देखते हैं और आंदोलन में कूद जाते हैं। उनके कूदने से इस आंदोलन को बहुत बल मिलता है। इतने सहयोगियों के साथ उस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाते हैं। और फिर जो है फिर क्या होता है? सितंबर 1920 में जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में कांग्रेस का, उसमें भी यह खिलाफत आंदोलन का जो है मुद्दा जारी रहता है या बहुत हाईलाइट रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, एक शख्स जो था जो खिलाफत आंदोलन के विरोध में था, वो शख्स कौन था दोस्तों? मौलाना मदन मोहन मालवीय, कट्टर हिंदूवादी थे ये। इनके बारे में आप याद रखिए, सवाल अगर पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या था? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय इसमें सम्मिलित नहीं हुए। खिलाफत आंदोलन का इन्होंने बहिष्कार किया, मदन मोहन मालवीय इसमें सम्मिलित नहीं हुए। ठीक है, और कांग्रेस की भागीदारी इस आंदोलन में, कांग्रेस की भागीदारी का भी इन्होंने पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस की भागीदारी का विरोध भी किया, मतलब कि इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का इन्होंने विरोध भी किया। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना जान लीजिए। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी जो खिलाफत आंदोलन के लिए बनाई गई, जिसके अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया,
इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में, सितंबर 1919 में। सितंबर आप न भी याद करिए। तो 1919 की बैकग्राउंड है, तो मान के चलिए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना कब हुई? 1919 में। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसके आगे की बात। अब देखिए एक नया आंदोलन जो है सामने खड़ा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक, वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? कि हम सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग का मतलब जो भी शासन व्यवस्था है या सरकार की कोई नीतियां हैं या कोई भी, चाहे वो उत्पादन से जुड़ा हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हो, वो क्या करेगा? सहयोग नहीं करेगा। सहयोग नहीं करने का मतलब व्यवस्था में शामिल न होना, हिस्सा न लेना, अपने आप को तटस्थ करना, ये था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो इसकी बैकग्राउंड समझिएगा दोस्तों। सितंबर 1920 की बात है। सितंबर 1920, सितंबर 1920 में कलकत्ता में क्या होता है? विशेष अधिवेशन होता है। ठीक है, कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। कलकत्ता में कांग्रेस का क्या होता है दोस्तों? विशेष अधिवेशन होता है। और इसमें जो है महात्मा गांधी ने जो है, महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग का प्रस्ताव पारित किया। असहयोग का प्रस्ताव पारित किया। किसने पारित किया असहयोग का प्रस्ताव? महात्मा गांधी ने। कहां पर पारित किया? कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, सितंबर 1920 में। ठीक है, प्रस्ताव पारित हो गया। चलिए एक चीज हो गई। अब देखिए परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि इसका विरोध किसने किया? C.R. दास, चितरंजन दास। ठीक है, चितरंजन दास, C.R. दास ने इस प्रस्ताव का क्या किया दोस्तों? विरोध किया। ठीक, चितरंजन दास ने क्या किया? C.R. दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। क्लियर हुआ? चलिए ये विरोध करते हैं, ये परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिए। दिसंबर 1920, अगला जो घटनाक्रम है दिसंबर 1920, क्या होता है दोस्तों? व्यापक चर्चा होती है नागपुर में। नागपुर में होता है कांग्रेस का अधिवेशन। नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में, ये तो विशेष अधिवेशन था। नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में इस पे चर्चा होती है। अधिवेशन में व्यापक चर्चा होती है सहयोग पे, व्यापक चर्चा। नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पे व्यापक चर्चा होती है। और व्यापक चर्चा होती है तो उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है? ठीक है, उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका अनुसमर्थन किया जाता है। इसका अनुसमर्थन किया गया। किसका? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का। ठीक है, अब यहां पर जो है नागपुर अधिवेशन में ध्यान देने वाली बात है। नागपुर के अधिवेशन में किसने जो है प्रस्तावित किया असहयोग प्रस्ताव? नागपुर में असहयोग प्रस्ताव, असहयोग प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया? C.R. दास ने। यही C.R. दास जिन्होंने यहां पर विरोध किया था कलकत्ता के 1920 के अधिवेशन में, जिन्होंने गांधी जी के प्रस्ताव का विरोध किया था, उन्हीं ने यहां पर क्या किया?
असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। CR दास, याद रखिएगा। CR दास ने क्या किया दोस्तों, नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में जो व्यापक चर्चा हुई और जिसमें अनुसमर्थन भी किया गया इस प्रस्ताव का, ठीक है, असहयोग प्रस्ताव का, इसको लाया किसने था, CR दास ने। कलकत्ता वाले कांग्रेस विशेष अधिवेशन में किसने लाया था, महात्मा गांधी ने, और CR दास ने विरोध किया था, एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से शुरू होती है, सितंबर 1920 से शुरू होता है अधिवेशन प्रस्ताव के बारे में, और कहा ये विशेष अधिवेशन होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, अनुसमर्थित हो जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन के विषय में देखते हैं आगे का घटनाक्रम। एक एक चीज आप जो है ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 1 अगस्त, अब आंदोलन प्रारंभ होने की तिथि क्या है, 1 अगस्त 1920, ये याद रखिए, अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, आंदोलन प्रारंभ किया। क्लियर हुआ? गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। तिथि क्या है, 1 अगस्त 1920, याद रखिएगा, परीक्षा में 1 अगस्त भी पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, ठीक है। तो 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। कहां कहां सफलता मिलती है, पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत में सफलता मिलती है, बंगाल में सफलता मिलती है, और उत्तरी भारत में, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत और बंगाल, इन तीनों जगह इसको अभूतपूर्व सफलता मिलती है, अभूतपूर्व सफलता मिलती है। क्लियर हुआ? इस आंदोलन को यहां पर अभूतपूर्व सफलता मिलती है, असहयोग आंदोलन को, ठीक है। अब देखिए, अब ये आंदोलन के दौरान ही दरअसल क्या था कि देखिए, बहुत सारे जो है वकील थे, बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट वकील थे या मशहूर वकील थे। इसी आंदोलन में, असहयोग आंदोलन का कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में ही बता दिया कि जो सरकार की व्यवस्था है उससे असहयोग करना या सहयोग न करने का मतलब यह है कि जैसे हम पुलिस में हैं तो हम पुलिस का काम ही छोड़ देंगे, हम न्यायालय में वकालत कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वकालत का काम छोड़ देंगे। तो जाहिर सी बात है व्यवस्था चरमरा जाएगी अगर लोग असहयोग करना शुरू कर दें। जो जहां है, जो काम कर रहा है, अगर वो अपना काम छोड़ दे तो व्यवस्था कैसे चल पाएगी, क्योंकि सबका महत्व है, हर सेक्टर का अपना एक महत्व होता है, उसके बिना इस व्यवस्था को चलने की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आगे देखते हैं, आगे इसमें देखते हैं कि कौन कौन से लोग आए इसमें, देखते हैं दोस्तों। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, क्लियर, और लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, और कौन हो गया, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ये जुड़े थे न्यायिक व्यवस्था से, मतलब वकील थे, ये लोग क्या थे, वकील थे। तो ये लोग क्या किए, न्यायालय का बहिष्कार करके आंदोलन में कूद पड़े, न्यायालय का बहिष्कार करके आंदोलन में कूद पड़े, ठीक। इन्होंने असहयोग किया सरकार की व्यवस्था से और आंदोलन में कूद पड़े। कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे और जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए 5 नवंबर 1920, 5 नवंबर 1920 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का क्या होता है? अधिवेशन होता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में क्या कहते हैं? इसी अधिवेशन में गांधी जी कहते हैं कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ करने के 1 वर्ष के भीतर हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। इसी अधिवेशन में ये कहते हैं कि 1 वर्ष के भीतर आंदोलन शुरू होने से 1 वर्ष के भीतर स्वराज क्या करेंगे? स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। ठीक है, गांधी जी ने स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया 1 वर्ष के भीतर, मतलब 1920 में आंदोलन शुरू हुआ तो 1 वर्ष के भीतर जो है 1 अगस्त 1921 तक जो है स्वराज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये नारा इन्होंने दिया, गांधी जी ने ये नारा दिया। क्लियर हुआ? ठीक है, और इसमें क्या क्या योजना थी? इस आंदोलन में और योजनाएं क्या थी? किस तरह ये काम करता है, किस तरह ये फंक्शन करता है ये आंदोलन? आइए देखते हैं। क्या करना था? सरकारी उपाधि, केवल काम ही नहीं छोड़ना था, सरकारी उपाधि पहला। दूसरा दोस्तों, स्कूल, न्यायालय, स्कूल, न्यायालय और विदेशी सामानों का संपूर्ण बहिष्कार। विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार, मतलब स्वदेशी सामानों को समर्थन और विदेशी सामानों का संपूर्ण बहिष्कार। स्कूल, न्यायालय को छोड़ना है। आपने देखा कितने वकीलों ने छोड़ दिया न्यायालयिक व्यवस्था को। सरकारी उपाधि का त्याग, जो भी ब्रिटिश सरकार से उपाधि मिली है विरोध स्वरूप उसको वापस करना। क्लियर? तो ये सारी चीजें करना जो है क्या थी? योजना में शामिल थी। ये सारी चीजें योजना में शामिल थी। तो देखिए दोस्तों, ये थी पूरी ड्राफ्टिंग, ये था प्रारूप। क्लियर हुआ? अब इस आंदोलन से क्या क्या बदलाव आए, क्या कुछ सफलता मिली, क्या कोई प्रभाव पड़ा, वो हम देखते हैं पॉइंट में। ठीक है, हम पॉइंट्स में देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा असहयोग आंदोलन से, या इसकी सफलता किस हद तक जो है निश्चित हुई। सफलता, आइए देखते हैं। सफलता में सबसे पहली चीज जो हुई दोस्तों, इस आंदोलन ने क्या किया दोस्तों? पहला काम किया इस आंदोलन ने, जो देश की जनता को इकट्ठा किया। इस आंदोलन ने ही, अगर कभी सवाल पूछा जाए तो इस आंदोलन ने ही पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। यही आंदोलन था जिसमें देश की जनता पहली बार इकट्ठी हुई। क्लियर हुआ? ठीक है, पहले कांग्रेस पे लोग आरोप लगाते थे कि मुट्ठी भर लोगों की एक संस्था है, लेकिन इस आंदोलन के बाद से जब पूरे देश जो है इसमें शामिल हो जाता है, तब यह आरोप लगाना मुश्किल हो गया कि ये केवल कुछ लोगों का, एलीट क्लास का या कुछ बौद्धिक लोगों का, चंद लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है
पूरा देश में एक अधिकांश जनता इसका समर्थन करती है। ठीक है, ये बात खारिज हो गई। ठीक है, कि मुट्ठी भर लोग ही कांग्रेस का समर्थन करते हैं। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ। सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता और क्या रही? सबसे बड़ी विशेषता क्या रही दोस्तों? इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही कि इसने जनता को जो है क्या किया, जनता पहले इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती थी, राजनीति के बारे में, तो इसने क्या किया, पहली बार इस आंदोलन ने पहली बार जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। और दूसरा काम क्या किया, उनमें आजादी की भूख जगाई। क्या जगाई दोस्तों? आजादी की क्या जगाई? भूख जगाई। पहली बार ऐसा हुआ कि जो है जनता राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गई, उसने भी देखा राजनीति का ये भी पहलू है। ठीक है, इस तरीके से प्रतिरोध किया जा सकता है और उसे एहसास हुआ कि आजादी कितना महत्वपूर्ण है। पहली बार हो रहा है ऐसा, पहली बार देश की जनता इकट्ठा हो रही है, पहली बार देश को आधुनिक राजनीति से परिचय हो रहा है और आजादी के महत्व को वो समझ रही है। ठीक है, बिल्कुल समझिएगा। अगर ऐसे पॉइंट में सवाल पूछे तो जरूर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है दोस्तों इस आंदोलन से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए। अब आपने देखा कि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने मुसलमानों का समर्थन किया, भारतीय मुसलमानों का समर्थन किया, तो इसके परिणाम स्वरूप इसका फल मिला, इसके परिणाम स्वरूप इसका फल मिला। और क्या हुआ, मुसलमानों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतलब इस आंदोलन ने क्या साबित किया, सांप्रदायिक एकता। अंग्रेजों के लिए टेंशन की बात, मतलब इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम एक साथ उतरे और इस आंदोलन ने यह साबित किया कि उनके बीच कोई वैमनस्य नहीं है और वो एक हैं। गांधी जी की रणनीति रंग लाई और सांप्रदायिक रूप से एकता परिलक्षित होती है इस आंदोलन में। अंग्रेजों के लिए तनाव की बात थी, क्योंकि अगर सारे लोग एक हो जाएंगे तो उनके लिए स्थिति संभालना कठिन हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन की विशेषता है दोस्तों, मुसलमानों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। अब इस आंदोलन के बाद जो सबसे खास बात हुई कि जनता के मन से जो है ब्रिटिश सरकार का भय खत्म हो गया, ब्रिटिश सरकार का भय समाप्त, ब्रिटिश सरकार का भय समाप्त हो गया। ये हुआ कि अगर हम लोग एक हो जाएं तो ब्रिटिश सरकार को समाप्त किया जा सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो और क्या होता है, कैसरे हिंद, कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी गई। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, गांधी जी भारत आते हैं। गांधी जी कब भारत आते हैं? गांधी जी भारत आए, कब आए? गांधी जी भारत आते हैं 1915 में। इस समय चल रहा होता है प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। इस समय क्या चल रहा होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, सरकार के युद्ध प्रयासों में ये मदद करते हैं, युद्ध प्रयासों में सरकार की मदद करते हैं, सरकार की मदद करते हैं और सरकार की मदद के बदले में इन्हें क्या मिलता है? कैसर ए हिंद की उपाधि, कैसरे हिंद की उपाधि मिलती है, जिसे इन्होंने इस आंदोलन में क्या कर दिया? वापस कर दिया,
क्योंकि आपने देखा कि उपाधियों का वापस करना भी इसका एक अंग था। ठीक है, तो इस आंदोलन में ये अपनी कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर देते हैं, जो इन्होंने 1915 में प्राप्त की थी भारत लौटने पे, और युद्ध में जो है सरकार का समर्थन करने की वजह से। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। आगे जो है अगली क्लास में इससे बची कुछ और बातों को भी देखेंगे और एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जो भी बताया मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मेहनत से हमने कलेक्ट करके आपके सामने रखा है। तो वो सारी चीज़ें जो हम आपको देते हैं बताते हैं उसे नोट जरूर करें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे दोस्तों तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सवाल कहाँ से पूछ रहा है और कितनी चीज़ें आपके लिए पढ़ना और जानना जरूरी है। तो अपने सामने क्वेश्चन पेपर जरूर रखें, परीक्षा का सिलेबस जरूर रखें, और इस नोट से जो भी आपको मदद मिलती है उसको जरूर जो है उसका लाभ उठाएं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।